केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका केमिकल बॉन्डिंग, बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री है। क्या बोला? बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री में अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने में आ गया तो केमिस्ट्री में कोई डाउट नहीं आते फिर, मतलब एक फील अंदर से आना शुरू हो जाती है कि ये ऐसे होता है। ठीक है, अब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो एक डाउट आता है कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो आंसर है अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। नोट करो, अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स, attraction between two or more than two atoms in a molecule is called chemical bond। यानी कि जो अट्रैक्शन होगा उसे केमिकल बॉन्ड कहा जाएगा। क्लियर है? अब सवाल आता है कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। क्या सवाल है? केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। तो अब केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। क्यों बनता है? कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे आप? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक, अब सवाल ये आता है कि स्टेबिलिटी गेन कैसे होती है। ठीक है, तो गेन होने के लिए क्या था कि जैसे ये जो गैसेस थी इनका नाम था, याद हो तो, इनर्ट गैसेस। और अगर आप इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका तो 1s2 था, लेकिन बाकी सब में n2 np6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, मतलब ये था कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट था। इसके लिए बोलते हैं ड्यूप्लेट, है ना। इसका क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट था, इसलिए ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो सारे एलिमेंट ने देखा कि साला ये रिएक्ट नहीं करती, तो ये रिएक्ट क्यों नहीं करती। तो सबने पाया कि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करती। तो सारे एलिमेंट ने डिसाइड किया कि अगर हम भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन कर लें तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे। सबने डिसाइड क्या किया कि अगर हम भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन कर लें तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे। ये सोचते हुए सब एलिमेंट ने मीटिंग करी, और मीटिंग में आपका सोडियम खड़ा हुआ। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम ने कहा कि अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, मैं 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। Cl- खड़ा हुआ। Cl- का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। अगर ये आपका 3s2 3p5 है तो आप सोच सकते हो क्या हुआ यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा तो 3p6 हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा तो क्या हो जाएगा? 3p6। क्या हो जाएगा? 3p6। तो अब यहाँ पर आप बात करो कि ये हो गया 3s1, ये हो गया आपका 3p5। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम ने कहा मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, Cl ने कहा मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ। तो देखो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 6 और 2 8, ये भी होगा 6 और 2 8। यहाँ एक प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन आ जाएगा, वो अट्रैक्शन होगा आयनिक बॉन्ड। इस तरह से एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। फिर अगला एटम Cl खड़ा हुआ अकेला, बोला साहब मेरे पास तो अब कोई है ही नहीं, मैं तो नहीं दे सकता ऐसे, अब क्या करूं। तो हमने कहा एक काम कर, तू शेयरिंग कर ले। ये शेयरिंग कर लिया। शेयरिंग होगी। शेयरिंग के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होते हैं, शेयरिंग के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होते हैं। तो ये क्या हो गई? शेयरिंग हो गई। अब ये अगर शेयरिंग हो गई तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यानी कि अब हमें समझ में आया कि भैया केमिकल बॉन्ड ये होता है अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है। दूसरा सवाल कि अट्रैक्शन क्यों होता है, तो आंसर आएगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तीसरा सवाल, स्टेबिलिटी कैसे आती है? ऑक्टेट कंप्लीट करके। ठीक है, यहां तक की बात चल रही थी। यहां पर अब सब खुश थे कि सबको लगा यार बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन बाद में अचानक से एक डाउट आया। बाद में अचानक से एक डाउट क्या आया? डाउट क्या आया कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने से स्टेबिलिटी आती है तो ये तो पागल है, ये बड़ा पागल है, ये महापागल है, ये पागलों का पागल है, और ये सबसे बड़ा पागल है।
पूछो क्यों? क्योंकि इनका तो ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट था। पूछो क्यों? अरे इनका तो ऑक्टेट पहले से कंप्लीट था भाई का। ए जीनोन भाई का तो ऑक्टेट कंप्लीट था, 8 इलेक्ट्रॉन थे वे। ए भैया जीनोन भाई के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन थे। जीनोन भाई के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या करें? जीनोन भाई के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, फिर ये बॉन्ड क्यों बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है 8 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद, यानी 8 इलेक्ट्रॉन रखना स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है। ये क्लियर हो गया? ये बात किसने बताई कि ये बॉन्ड बनाता है? 1962 में एक साइंटिस्ट थे बार्टलेट। एक साइंटिस्ट थे बार्टलेट। तो जो बार्टलेट था वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था O2 PTF6 का, और एक्सपेरिमेंट करते करते उसने ये कंपाउंड बना लिया, आयनिक कंपाउंड, या प्लस या माइनस। और ये कंपाउंड जो है वो रेड कलर का कंपाउंड था। ये कंपाउंड क्या था? रेड कलर का कंपाउंड। क्या था? रेड कलर का कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड था रेड कलर का। ये कंपाउंड बनने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास आयनाइजेशन एनर्जी का एक डेटा पड़ा हुआ था O2 और जीनोन की। O2 की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है 1175 किलोजूल पर मोल, और इसकी होती है 1170 किलोजूल पर मोल। आप दिमाग की बत्ती जलाओगे, अगर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1175 एनर्जी लग रही है, तो जीनोन में से निकालने के लिए कितनी लग रही होगी? 1170। तो यानी इससे रिएक्ट करके ये कंपाउंड बन सकता है। तो नो डाउट जीनोन से भी रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनना चाहिए ऐसा कैसे ही। और ये सोचते हुए उसने रिएक्शन कराई और शॉक्ड हो गया क्योंकि कंपाउंड बन गया। फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस। क्या बोला? फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस। फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस था, और ये नोबल गैसों का कंपाउंड जो है वो रेड कलर का कंपाउंड था। कैसा था? रेड कलर का फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड था, और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड कैसा था? रेड कलर का आयनिक कंपाउंड। कैसा था? रेड कलर का। ये कंपाउंड बनते ही समझ में आ गया कि ये भी कंपाउंड नोबल गैसों, मतलब इनर्ट गैस भी कंपाउंड बनाती है, और इसीलिए उन इनर्ट गैसों का नाम बदल करके नोबल गैस रखा गया। इसीलिए उनका नाम बदल करके क्या रखा गया? नोबल गैस। इसलिए इन्हें नोबल गैस कहा जाता है। क्लियर? अब इधर देखो, यहां तक समझ में आ गया। अब सवाल ये आता है कि इन्हें नोबल गैस की जगह क्या कहा गया? बोलो, क्या कहा गया? इनर्ट गैस की जगह क्या कहा? सॉरी, नोबल गैस। क्यों? क्योंकि इनर्ट नहीं रही, ये अब कंपाउंड बना रही है। दोबारा बोलो, ये इनर्ट नहीं रही, ये कंपाउंड बना रही है। दोबारा बोलो, ये इनर्ट नहीं रही, ये कंपाउंड बना रही है। क्लियर सबको? अब आगे की कहानी, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। आखिर कौन कौन सा होता है केमिकल बॉन्ड, देखना जरा।
ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड होता है, जिसमें पहला लिखा होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर 3 आते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। पहला फाई, इसको बोलते हैं फाई, दिखाई दे रहा है सबको, दिख रहा है, इसको बोलते हैं फाई बॉन्ड। फाई 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 का साइन। ये होता है डेल्टा बॉन्ड, क्या होता है डेल्टा। ये होता है सिग्मा बॉन्ड, ये होता है आपका क्वाड्रपल बॉन्ड, ये होता है आपका पाई बॉन्ड, ये होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये होता है ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी कि इसको एक नाम और देते हैं बनाना बॉन्ड। ये होता है 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये होता है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मेटेलिक, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली बनता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। किस किस से बनता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। किससे बनता है जल्दी बताओ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, यानी कि ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। मैंने आपको बताया था sp कार्बन अगर हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन के आसपास आ जाती है, याद है? तो ऑक्सीजन बना सकता है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी H बॉन्डिंग कर सकता है। समटाइम्स क्लोरीन, कभी कभी क्लोरीन बनाता है। अब ये कहाँ बनाएगा वो जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे तब बताएंगे। ये कब बताएंगे? जब हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है वान डेर वाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं वान डेर वाल फोर्स। क्या बोलते हैं इनको? वान डेर वाल फोर्स। और इसको बोलते हैं आयन डाइपोल, और ये होता है आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ये केमिकल बॉन्ड है जिसमें से हम अभी जनरली कोवेलेंट बॉन्ड में सिग्मा पढ़ेंगे, पाई पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, डेल्टा पढ़ेंगे, फाई पढ़ेंगे और क्वाड्रपल पढ़ेंगे। ब्रिज बॉन्डिंग, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और वान डेर वाल फोर्स अगले साल आएगा 12वीं में। हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसी साल पढ़ेंगे, समझ गए? तो ये हमारा केमिकल बॉन्ड आएगा जो हमें पढ़ना होगा। ठीक है, नोट करो इसको। अगला अगला स्टेटमेंट है कोवेलेंसी। अब देखो कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है, सुनो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दोबारा बोलना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन और इन एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। हमने एक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, हमने ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था, हमने एक्साइटेशन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था। तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में या एक्साइटेशन स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में, उसे कहा जाएगा कोवेलेंसी। तो नोट करो डेफिनेशन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, ground state configuration and excitation state configuration। अब इसको समझना, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने किया क्लोरीन, अगर मैं क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो 3s2 3p5 आता है लास्ट में, और मैं उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन देखता हूँ अनपेयर्ड तो मुझे 1 दिखाई दे रहा है।
और आपको पता है इसके जस्ट पहले बाद में 3d ऑर्बिटल खाली रहता है। इसके जस्ट बाद में कौन सा ऑर्बिटल खाली है? 3d ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल खाली है? 3d। ये कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पढ़ा था वो था आपका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब ये मत बोलना कि 4s आता है पहले। हमने कहा था कि 4s जो है वो इलेक्ट्रॉन भरते समय आता है पहले, लेकिन जब एक बार एटम में इलेक्ट्रॉन भर गए तो उसके बाद फिर 3d अंदर आता है, 4s को बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 3d लिखा गया है। अब यहाँ पर आप देखो 3d है, ये ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है पूरा। ठीक है, ये सेम शेल है। सेम शेल में जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। दोबारा बोला, सेम शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, और बहुत कम होती है इसलिए एक्साइटेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो एक्साइट करेगा, एक्साइट करने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाएगा। और हम अभी आगे पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि जो इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो उतने बॉन्ड बना सकता है, समझ रहे? और जो बॉन्ड बनता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। क्या बोला, जल्दी बताओ? अगर बॉन्ड बनता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। कैसे होती है वो मैं बताता हूं। देखो, जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो ये क्लियर हो गया कौन से आएंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले। कौन से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स होंगे, उन्हीं में बॉन्डिंग होगी। ठीक है, हैविंग अपोजिट स्पिन। क्लियर, ये स्पिन अपोजिट हो गए। अब ये जब दो पास आते हैं तो इनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ न्यूक्लियस होता है। तो जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो पास आने पर इनमें क्या होगा? आपस में ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे। ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे? रिपल करेंगे। उसके बाद ये न्यूक्लियस क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आएंगे अपोजिट स्पिन वाले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले, तो उनमें आपस में रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों आएगा। रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों आएगा। लेकिन अगर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो ये दोनों फिर एक दूसरे के पास आएंगे और पास आकर के एक वो इस तरह का एरिया बनाएंगे। इसी को कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ये हम आगे और पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब हम इस चीज को एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 है, यहाँ पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, और यहाँ पर हमने लिया ये डिस्टेंस। हमने कहा कि दो एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। दो एटम एक दूसरे से कहाँ पर है? अभी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर है तो कुछ नहीं लग रहा, ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, दोनों बराबर होंगे। अब लेकिन अगर वो पास आ रहे हैं तो इसका मतलब है अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है रिपल्शन से। मेरा एक सवाल है, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है रिपल्शन से और वो पास आ रहे हैं तो मेरा सवाल है कि पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें बॉन्ड बनाना है। अब जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी आती है। तो हमारा एक डाउट था कि स्टेबिलिटी किससे आती है, तो हमने कहा था ऑक्टेट से आती है। फिर हमने कहा यार ऑक्टेट जो है वो तो फ्लॉप हो गया, क्योंकि ऑक्टेट से आती है तो फिर जीनोन को बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था। तो हमने फिर पूछा था कि बॉन्ड बनता क्यों है? स्टेबिलिटी आने के लिए। स्टेबिलिटी आती कैसे? एनर्जी रिलीज करके। थर्मोडायनेमिक्स ने बताया हमें कि स्टेबिलिटी कैसे आती है? एनर्जी रिलीज करके। स्टेबिलिटी कैसे आती है? एनर्जी रिलीज करके। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर सिस्टम या कोई भी ऐसा है वो अगर एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो वो स्टेबल है, अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो अनस्टेबल है। ये नोट करके लिखो, ये बाद में समझ में आएगी, ये बात अभी नहीं समझाएंगे, बस इसको अभी याद रख लो। अगर कोई सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है तो वो स्टेबल होता है। सिस्टम मतलब होता है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। सपोज मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ तो यही मेरे लिए सिस्टम हो गया। रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स सराउंडिंग कहलाता है। तो इसमें लिखो, अगर कोई सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है, अगर कोई सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है तो वो स्टेबल होता है, और अगर कोई सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो अनस्टेबल होता है। उसके बाद देखो, रिलीज्ड एनर्जी का साइन नेगेटिव होता है। ये बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पे। रिलीज्ड एनर्जी का जो साइन है वो नेगेटिव होता है और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का साइन पॉजिटिव होता है।
अब इधर ध्यान दो, अब जब वो पास आ रहा है तो पास आ रहा है तो देखो आपका क्या हो रहा है, ये एनर्जी नेगेटिव है, यानी नेगेटिव में एनर्जी आ रही है, यानी एनर्जी रिलीज कर रहा है। मान लो इस पॉइंट पर भी आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर भी एनर्जी रिलीज होगी, इस पॉइंट पर भी एनर्जी रिलीज होगी और इस पॉइंट पर भी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब दोबारा सुनना, दो एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए रिपल्शन से। अगला सवाल, पास क्यों आ रहे हैं, बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाने से क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी कैसे आएगी, एनर्जी रिलीज करके। अब अगर किसी पॉइंट पर एनर्जी रिलीज हो रही है कम और किसी पॉइंट पर एनर्जी रिलीज हो रही है ज़्यादा, तो बताओ बॉन्ड कहाँ बनाना पसंद करेगा, जहाँ एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है। तो इन तीनों पॉइंट्स में आप देखो तो नेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा यहाँ आएगी, यानी कि इस पॉइंट पर जो है वो एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज हो रही है। तो इस पॉइंट पर अगर सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो इस पॉइंट को हम बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, और यहां से यहां तक अगर देखो तो ये जो डिस्टेंस होगी वो बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ। और ये जो आपका एनर्जी होगी इसे कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मैंने लिखवाई थी, एनर्जी रिलीज होती है, जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, दोबारा बोलो, बॉन्ड बनने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो यहां देखो आप, ये पॉइंट होगा, इसी पर बॉन्ड बनना पसंद करेगा। इससे आगे जाओगे तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन आएगा, इस पॉइंट से आगे जाते ही न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन आएगा और फिर से दूर हो जाएंगे वो, इसलिए इसी पॉइंट पर बॉन्ड बनेगा। और ये डिस्टेंस कहलाएगी आपकी बॉन्ड लेंथ, ये एनर्जी कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ तक मुझे समझ में आया कि भैया ये एनर्जी रिलीज कर रहे हैं इसलिए स्टेबिलिटी आ रही है। तो बॉन्ड बनाने के लिए कौन बॉन्ड बनाता है, सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होगा वही बॉन्ड बनाएगा। तो कोवेलेंसी क्या होगी, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उतनी ज़्यादा आपकी कोवेलेंसी होगी। और अगर किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए तो वो एक्साइट कर लेगा, और एक्साइटेशन में अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट आ रही है और अगर वो रिक्वायरमेंट बहुत कम है और बॉन्ड बनने पर जो एनर्जी रिलीज बहुत ज़्यादा है, तो दोनों को जब टोटल करोगे तो एनर्जी रिलीज ही होगी। तो इसलिए एटम एक्साइट कर लेता है और अपनी कोवेलेंसी बढ़ा लेता है ताकि वो बॉन्ड बना सके और स्टेबल हो सके। लेकिन एक्साइटेशन सिर्फ कहाँ हो सकता है, अपने ही शेल में, क्योंकि अपने ही शेल में एक्साइट करने पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम आती है। अगर आपने किसी और के शेल में एक्साइट कर दिया तो उसको जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो अमाउंट एनर्जी रिलीज हो रही है उससे भी ज़्यादा चाहिए होती है। इसलिए वो कभी भी बॉन्ड बनाने के लिए दूसरे के शेल में एक्साइट नहीं करेगा। यानी एक्साइटेशन सिर्फ तब तक होएगा जब तक आप इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में एक्साइट करोगे। समझ गए बात को, ठीक है। तो कोवेलेंसी की अब बात चल रही थी, तो अब देखो कोवेलेंसी की जो बात चल रही थी वो देखना आप। ये आपका Cl है, अभी अभी मैंने कहा था एक ही शेल में हो सकता है आपका, ये आपका एक ही शेल है, थर्ड शेल, ये आपका एक ही शेल है, थर्ड शेल आया ना, क्लियर। अब देखो ये आपका है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब Cl एक बॉन्ड बना सकता है आसानी से, हाँ या ना। ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना लेगा, हाँ या ना, वेरी गुड। अब क्या करें, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है क्या? यहां से देखो आप, यहां एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया, ये कर सकता है क्योंकि एक ही शेल है, एक ही शेल है तो ये कर सकता है। तो यानी कि आप देखो यहां पर ये बॉन्ड बन गया। क्या एक और, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। क्या बोला जाएगा इसको? फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। ये यहां आ गया, कितना हुआ ये
1 2 3 4 5 कितने हुआ? सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट। ये एक एक्साइट करेगा, हाँ ये रहा, ये इसने एक एक्साइट कर दिया यहाँ। तो यहाँ अगर एक एक्साइट कर दिया तो देखो इतना हुआ 1 2 3 4 5 6 और एक और ये आपका 7। तो ये आपका कहलाएगा एक्साइटेशन स्टेट थर्ड। ये क्या कहलाएगा? एक्साइटेशन स्टेट थर्ड। ये एक्साइटेशन स्टेट थर्ड आएगा। क्लियर? एक्साइटेशन स्टेट थर्ड आने के बाद अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ देखो आप 1 2 3 4 5 1 2 3, यानी कि इसकी जो कोवेलेंसी हुई, यानी कि कितने कितने बॉन्ड बना सकता है वो देखो 1 3 5 7। एक बॉन्ड बनाएगा वो ग्राउंड स्टेट में, 3 बॉन्ड बना सकता है वो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में, 5 बॉन्ड बना सकता है वो सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में, और 7 बॉन्ड बना सकता है वो थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में। क्लियर? तो आप यहाँ तक की बात आई आपको। तो कोवेलेंसी में आप देखो कैसे कैसे बॉन्ड बना सकता है Cl। मैं बता रहा हूँ आपको एक बॉन्ड कैसे बनाता है वो। आपको इसकी स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देना। आप ये नहीं पूछेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, ये कैसे बन गया, क्या हुआ। मैं तो आपको दिखा रहा हूँ भाई, दिखा रहा हूँ कि ये बॉन्ड कैसे कैसे बने हुए हैं। देखो एक बॉन्ड भी बना रहा है वो, ये 3 बॉन्ड भी बना रहा है। ये स्ट्रक्चर है HClO का, ये HClO2 का, ये आपका HClO3 का, और ये आपका HClO4 का। आप देखो यहाँ देखोगे आप एक बॉन्ड Cl का एक बॉन्ड, यहाँ देखोगे Cl के 3 बॉन्ड, यहाँ देखोगे Cl के 5 बॉन्ड, यहाँ देखो Cl के 7 बॉन्ड। ऐसे बना सकता है ये। तो अगर आपसे बोले कि ये आपका कौन सी स्टेट में बना हुआ कंपाउंड होगा, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट या ग्राउंड स्टेट, तो आंसर है ग्राउंड स्टेट में। ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक, अब जैसे Cl की बात हुई, वैसे अब अपन फास्फोरस की बात करते हैं। ये इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ये आपका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा ग्राउंड स्टेट में। किस में कहलाएगा? ग्राउंड स्टेट में। किस में कहलाएगा? ग्राउंड स्टेट में। अब ये देखो आप ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। अब ये आपका d ऑर्बिटल है इसका खाली। थर्ड शेल जो होता है उसमें हमेशा d ऑर्बिटल खाली रहता है। थर्ड शेल जो होता है उसमें हमेशा d ऑर्बिटल खाली होता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा वो यहाँ, ये कहलाएगा आपका फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। ये आपका क्या कहलाएगा? फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। तो ये आपका फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट हो गया। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट हो गया। तो 1 2 3 4 5 अनपेड हो गई है। तो यानी कि फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 5 बॉन्ड भी बना सकता है। दोबारा बोलो, क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? ये 3 बॉन्ड भी बना सकता है, 5 बॉन्ड भी। 3 बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है इसका PCl3, और 5 बॉन्ड वाला है PCl5। तो ये आपका PCl3 हो गया, ये आपका PCl5 हो गया। ये आपका क्या हो गया? PCl3 हो गया, और ये आपका PCl5 हो गया। क्लियर? अब देखो, तो फास्फोरस बना रहा है। अब अपन सल्फर की बात कर लें। ये सल्फर है, सल्फर में यहाँ पर P4 होता है। अब आप देखो इसमें ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की बात अगर अपन करें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, यहाँ आ जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में कितना हो गया?
4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, यहां आ गया, तो यहां क्या हुआ, ये एक्साइटेशन स्टेट क्या आ गया 2। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 4। अब ये एक एक्साइट करके यहां से यहां आ गया, एक एस वाला भी, कितने हो गए 6। तो इसकी जो वैलेंसी हुई वो कितनी 2, 4 और 6, यानी कि ये ग्राउंड स्टेट में बनाएगा, ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में और ये सेकंड। जैसे SF2, ये SF2 बना सकता है, 4 बॉन्ड है तो SF4 बना सकता है और ये SF6 बना सकता है। ठीक है, क्लियर। तो सल्फर के लिए भी आपको पता लग गया कि SF2 भी एग्जिस्ट करेगा, SF4 भी करेगा और SF6 भी करेगा। क्लियर, क्या बोला जल्दी बताओ, SF2 भी करेगा, SF4 भी करेगा और SF6 भी करेगा। क्लियर, क्लियर, मिटा दूं। अब आता है कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर अगर अपन देखें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बताओ, 3। तो इसकी जो कोवेलेंसी है वो कितनी है 3। लेकिन आपको पता है 2s 2p के बाद अगला ऑर्बिटल आता है 3s। 2d एग्जिस्ट नहीं करता, याद है 2d एग्जिस्ट नहीं करता, 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। दोबारा बोलो, 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ देखो ये 2s2 है, 2p3 है, 3s है। हमने कहा था कि शेल अगर अलग हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेगा। क्या बोला बताओ, शेल अगर अलग हो जाएगा तो एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेगा। दोबारा बोलो, अगर वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया तो एक्साइट करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक्साइटेशन नहीं हो सकता, शेल बदल गया है। एक्साइटेशन नहीं हो सकता क्योंकि शेल बदल गया है। तो यानी कि सिर्फ ये 3 बॉन्ड बना सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि NCl3 एग्जिस्ट और नॉट, तो आंसर बोलेंगे यस एग्जिस्ट। फिर अगला बोलेगा NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, वाई। तो अब बताओ क्या NCl5 बन सकता है क्या, नहीं, क्योंकि एक्साइट नहीं करेगा। दोबारा बोलो, क्या NCl5 बन सकता है क्या, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि NCl5 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। दोबारा बोलो, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते इसके पास, तो ये नहीं करेगा। तो रीजन हम बोलेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट 2d ऑर्बिटल। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट 2d ऑर्बिटल, यहाँ 2d ऑर्बिटल नहीं है वरना वो एक्साइट कर लेता। तो नाइट्रोजन के केस में NCl3 एग्जिस्ट करता है, NCl5 नहीं। लेकिन फास्फोरस के केस में PCl3 एग्जिस्ट करता है, PCl5 भी एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि 3d ऑर्बिटल होता है वहाँ और वो 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर लेता है। अगला सवाल मिटा दो इसको। ऑक्सीजन 2s2 2p क्या आएगा यहाँ 4 आएगा। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल बना सकता है। जैसे आपसे सवाल पूछेगा कि क्या OF2 एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलोगे यस। OF2 एग्जिस्ट और नॉट, तो आंसर है यस। OF2 एग्जिस्ट और नॉट बोलो, तो आंसर है यस। क्लियर।
अगला देखो, अब सवाल पूछ रहा है कि क्या OF4 एंड OF6, या यूं कह रहे हैं कि OF4 एंड OF6 डू नॉट एग्जिस्ट। दोबारा बोलो, OF4 एंड OF6 डू नॉट एग्जिस्ट। तो रीजन वही होगा कि यहां पर 2s2 2p4 है। क्या ये एक्साइट कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ टू डी ऑर्बिटल। तो OF4 और OF6 भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकते। क्लियर? अगला, फ्लोरीन। फ्लोरीन में अगर देखोगे तो 2s2 2p5 आएगा। तो फ्लोरीन एक अनपेड वाला इलेक्ट्रॉन तो कंपाउंड तो बना सकता है, जैसे HF, एक बॉन्ड बना सकता है। तो आंसर आएगा HF एग्जिस्ट, यस। पर अब सवाल पूछ रहा है कि HFO2, HFO3, HFO4, यानी कि क्या ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे जैसे Cl ने बनाए थे? क्या ये ऐसे बना सकता है 3 बॉन्ड? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। देखो यहां पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? क्या यहां पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं। अगला शेल है, खाली तो है लेकिन कौन सा? अगले शेल वाला खाली है। खाली तो है लेकिन कौन सा? अगले शेल वाला खाली है, नेक्स्ट शेल। तो यहां देखो आप 3, यहां 5, यहां 7, तो ये आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे, डू नॉट एग्जिस्ट। रीजन वही देंगे, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट 2d ऑर्बिटल। डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वैकेंट 2d ऑर्बिटल। क्लियर? तो आपको इस तरह से मॉलिक्यूल कौन से एग्जिस्ट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ये समझ में आ जाएगा। कोवेलेंसी समझ में आ जाएगा, बोलो। तो जनरली अगर मैक्सिमम कोवेलेंसी निकालनी हो तो मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होगी वो होगी नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ NP इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फॉर P ब्लॉक। जैसे अगर मैक्सिमम में बोलूँ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने 3s2 3p3, तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी बोलनी है अब आपको? 5। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी बोलनी है? 5। ये जो फॉर्मूला है वो एक्सेप्ट आएगा किसके? सेकेंड पीरियड एलिमेंट। बोलो क्यों? क्योंकि वो एक्साइट नहीं कर पाएंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल नहीं होता खाली। इसीलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी सिर्फ 3 आई थी, जबकि इलेक्ट्रॉन 5 थे। एस में और पी में मिला के टोटल देखोगे तो 5, लेकिन आई वैलेंसी कितनी? 3। क्लियर? सल्फर की देखोगे तो मैक्सिमम कोवेलेंसी आएगी 3s2 3p4 में 6। क्लोरीन की देखोगे तो मैक्सिमम कोवेलेंसी आएगी 3s2 3p5, तो टोटल कितनी आएगी? 7। तो 3s 5 और 2 7।
अगर आप एस ब्लॉक की निकालना ही है मैक्सिमम कोवेलेंसी, तो एस ब्लॉक की तो इलेक्ट्रॉन होते हैं एन एस इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 से 2 होते हैं। तो फर्स्ट ए की कोवेलेंसी अगर निकालनी हो तो उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद है S1, तो यानी कि 1 कोवेलेंसी आ जाएगी। सेकेंड ए की निकालनी है तो क्या होता है उनमें NS2, यानी कि 2 कोवेलेंसी आ जाएगी। तो अगर सवाल पूछे मैग्नीशियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है 2, सोडियम की मैक्सिमम कितनी होगी 1, लिथियम की कितनी होगी 1, या फर्स्ट ए यानी एल्कली मेटल की कितनी होगी 1। अब आता है डी ब्लॉक। देखो अगर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में निकालनी है मैक्सिमम कोवेलेंसी, तो क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3d5 4s1, तो टोटल वैलेंस कितना हो गया 6। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 3d5 4s2 तो कितना हो गया mn में, देखो 3d5 4s2 5 और 2 7, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो गई 7। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो गई 7। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो गई 7। तो ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट की कोवेलेंसी भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कोवेलेंसी एक तरह से समाप्त। अब कोवेलेंसी के बाद अगला आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, देखो लिखो। ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं इट इज अ परमानेंट फॉर्मल चार्ज, दोबारा बोलो, इट इज अ परमानेंट फॉर्मल चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी आप दिमाग में बिठा लो बस। इट इज अ बोलो परमानेंट फॉर्मल चार्ज, ठीक है। अब कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, अगर आपको कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो ऑक्सीजन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, ठीक है। नाइट्रोजन का निकालना है तो -3, क्लोरीन का निकालना है -1, ठीक है। ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड में जैसे ये H2O2 है, इसमें इसका -1 होगा। -1 इनको बोलते हैं परऑक्साइड्स को। और अगर यहाँ OF2 आ जाता तो यहाँ बोलते हैं अपन +1, ठीक है। और अगर OF2 आ जाए तो इसमें आएगा +2। अब ये मैंने कैसे किया वो समझना आप, ठीक है। स्ट्रक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो समझना। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी अगर याद हो तो, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और क्लोरीन। 2.1, 1, 1.2, 2.5, 3, 3.5, 4 और 3। टू 2.1 यहाँ आएगा 1, ये कितना आएगा 1.5, 0.5 बढ़ता जाता है। अब अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की है। ये क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं ये। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है या ऑक्सीजन की, तो आंसर है ऑक्सीजन की। तो ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो क्या आएगा यहाँ पर -1। यहाँ भी ऑक्सीजन खींचेगा, क्या आएगा यहाँ पे -1। लेकिन ये दोनों एटम सेम है तो एक दूसरे से नहीं खींच पाएंगे, तो इसलिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कहा -1। तो स्ट्रक्चर में से अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करके निकालना पड़ेगा। देखो कैसे। अब यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, F कर दिया। अब जैसे ही F हो गया तो F इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 3.5, F का 4 है। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बताओ, ऑक्सीजन नहीं, इस बार फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, फ्लोरीन ने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो क्या आ गया यहाँ पे +1। इधर अपनी ओर खींच लिया इसको तो क्या आ गया ये
+1, तो ये +1 और +1 आ गया, आया ना, बोलो। तो ये अगर +1 और +1 आ गया तो इसका मतलब क्या निकला, यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस। इधर देखो, अब यहाँ पर कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन एक इधर खींचा, एक प्लस, एक इलेक्ट्रॉन उधर खींचा, एक और प्लस, टोटल ऑक्सीजन पर कितना आया, 2 प्लस। तो अगर यहाँ 2 प्लस आ रहा है तो यहाँ 2 प्लस आएगा। तो अगर H2O2 हो यानी परऑक्साइड हो तो ऑक्सीजन पर -1 चार्ज लेना है, O2F2 लो तो +1 लेना है, OF2 लो तो +2 लेना है, बाकी सब में ऑक्सीजन का -2 चार्ज लेना है। ठीक है, अगला देखो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन विद मेटल्स अगर है तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन निकालती हैं आराम से, तो मेटल पर हमेशा प्लस आता है। अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उस पर हमेशा आएगा -1। लेकिन अगर हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स जुड़ा है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा हमेशा +1। ठीक है, नोट करो इसको। हाँ किया, नोट किया, चलो अब इधर देखो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि H2SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सल्फर का। जिसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसे X मान लो। अब ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, तो ये कितना आएगा 2। सल्फर का X, ऑक्सीजन 4 है और -2 ऑक्सीजन का लेना है। यहाँ पर चार्ज कुछ भी नहीं दिख रहा तो 0 चार्ज, यहाँ कहीं पर भी चार्ज दिख रहा है, इसके ऊपर नहीं, तो यानी ओवरऑल चार्ज 0 है इसका टोटल। अब आप देखो 2 + X, 4 × 2 -8, तो X बराबर आएगा +6। X बराबर क्या आएगा, +6। अगला देखो H3PO4 निकालो, इसका निकालना है। ये नॉन मेटल के साथ है तो प्लस लेंगे इसको 3, ये आएगा X, ये आएगा 4 -2 बराबर 0, तो 3 + X 8, तो X बराबर क्या आएगा +5, ये +5 आ गया। तो इस तरह से आपको कोई भी कंपाउंड दे दे और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालवाए तो बता देंगे। N2O5 2X 5 -2 बराबर 0, कैसे आया बताओ। इसका निकालना है नाइट्रोजन का, तो हमने इसको 2X लिया, यहाँ पर मैंने क्या लिया 5, ये ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है तो -2, और कितना आया यहाँ 0, तो 2X बराबर कितना हुआ 10, तो X बराबर कितना आया 5। अब देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया है 5, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया है 5, कोवेलेंसी नहीं, कोवेलेंसी 3 ही थी, ध्यान रखना, कोवेलेंसी 3 होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होगा। अभी हम डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अगला देखो HNO3, यहाँ देखो ये 1, इसको X, ये 3 -2 बराबर 0, तो X बराबर सॉल्व करो कितना आएगा +5। ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से +5 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह के सवाल आएंगे, कर देंगे। N3H में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो ये 1 हो गया, प्लस ये 3X बराबर 0, तो ये 1 सॉरी ये 3X बराबर -1 आएगा, 3X उधर गया तो -1 आएगा, तो X बराबर -1/3।
तो ये आपका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 1-1/3। इसको कहते हैं हम हाइड्राजोइक एसिड। क्या कहते हैं इसको? हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड। ऐसे निकालना है। अब देखो अगला। अब अगर इस तरह से आ गया कुछ कि इसका निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप जब निकालेंगे तो 2 सल्फर का निकालना है तो 2x, 8 - 2 बराबर 0 करोगे तो 2x बराबर 16, 2x बराबर 14, तो x बराबर +7। अब आपको ये कैसे पता कि इसका +7 सही है? एक डाउट आपको क्रिएट कर रहा हूं मैं अभी, है ना, टेंशन मत लेना, अभी आ जाएगा। आपको कैसे पता कि ये सही है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज। ये आपको पता होना चाहिए और इसका फॉर्मूला आपको याद करना है n-8 to n, जहां n बराबर आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ अनपेड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आपसे बोला उसने कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज क्या है बताओ, तो आपको फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो मैं आपको एक की पॉइंट दे रहा हूं जिससे हमेशा निकल जाएगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो देखो ये क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ देखो तो क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम में 1s2 2s2, आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। या यूँ कहूँ कि बेरिलियम सेकंड ए का था। जो सेकंड ए का है उसमें 2 वैलेंस, थर्ड ए का 3, फोर्थ ए का 4, फिफ्थ ए का 5, सिक्स ए का 6, 7 ए का 7, एट्थ का 8 मतलब 0 आ गया था ना, 18th ग्रुप। तो यहाँ फास्फोरस आप देखोगे तो कौन से ग्रुप का आ रहा है? 15th ग्रुप का, यानी कि मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके? 5। तो 5 - 8 करोगे तो कितना आएगा? ये -3, और यहाँ कितना आएगा? +5। तो ये क्या होगा आपका बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट आपका -3 से +5। दोबारा बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी वो क्या आएगी? -3 से +5। -3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज है। अगर मैं यहीं पर सल्फर की पूछता आपसे तो बताओ, अब सल्फर यहाँ रहा, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 6। तो यहाँ पुट करो 6 - 8 यानी कि -2 से +6, तो -2 से +6, -2 से +6 आ रहा है। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज जा रहा है। यहाँ पर आपका सल्फर का सिर्फ +6 हाईएस्ट आ सकता था। अगर ये +7 आ रहा तो ये गलत है। गलत है क्यों? उसका रीज़न हमें ढूंढना है। ये थोड़ा डीप में चला गया, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, मैं सब समझा दूंगा। आपको सिर्फ एक चीज़ समझा रहा हूँ, पता है क्या? अगर +7 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आ रहा है, इसका मतलब है कि उस एसिड में परऑक्सी लिंकेज पाया जा रहा है। ये स्टैंडर्ड होता है। +7 नहीं लिखना हमको, हमें ये कंफर्म हो गया कि आउट ऑफ रेंज जा रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। कहाँ जा रहा है? आउट ऑफ रेंज। कहाँ जा रहा है? आउट ऑफ रेंज। अगर आउट ऑफ रेंज जा रहा है तो कौन सी लिंकेज है? परऑक्सी। देखना अब इसके स्ट्रक्चर में आपको बताता हूं। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे कि ये स्ट्रक्चर आपने कैसे बना दी। ये आप सीखने वाले हैं इसी चैप्टर में जिसका नाम होगा स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। तब आप अपने आप टिप्स पे बना लोगे आप। और ये जो मैंने एसिड बनाया इसका एक नाम होता है, ये भी आपको वहाँ पर वापस बताया जाएगा, मार्शल्स एसिड या ये परऑक्सो
डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है ये? परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है जल्दी बताओ ये? परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है जल्दी बताओ? परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, यहां पर आप देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है। ऑक्सीजन और सल्फर में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। तो यहां कितना चार्ज आएगा? 1+। यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, अगर इन दोनों ने अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचा तो कितना आया? +2, टोटल हुआ +3। ये इलेक्ट्रॉन फिर से खींचेंगे अपनी और, तो कितना आया? +2 +2 +4 और एक और आया तो +5। ये भी एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, तो कितना आया? +6। तो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आया +6। उसका देखो, उसका भी +6। तो आपको अगर आउट ऑफ रेंज आ जाए तो आपको समझना है कि ये परोक्सी लिंकेज पाई जाएगी। देखो ये लिंकेज आ गई परोक्सी। ठीक है, अब इस पर सवाल कैसा आएगा देखो आप। सोचो। अब आप सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले। इसका आ रहा है +4, इसका आ रहा होगा +3, इसका +7 और ये आपका आ रहा होगा प्लस, निकालो 8। आउट ऑफ रेंज आया कि नहीं आया बताओ? ये आउट ऑफ रेंज आती खट से क्या बोल दिया मैंने? परोक्सी लिंकेज होगी पक्का। आंसर डेली। तो इस तरह के सवाल करना भी अब आपको आ गया देखो कि किस स्ट्रक्चर में परोक्सी लिंकेज है कि नहीं, खट से पता लग जाएगा। क्लियर? अब लिखो डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला, कोवेलेंसी होती है नंबर ऑफ नो नहीं है ये, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेशन स्टेट। ये क्या बताया था मैंने? इट इज अ परमानेंट फॉर्मल चार्ज। अब ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। बस एक तरह से आप देखो जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो चार्ज आ रहा है ना वो चार्ज, ठीक है, अभी आ जाएगा ये। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर डिपेंड करती है। जैसे किसी का बॉन्ड 1 है तो आप बोलोगे उसकी कोवेलेंसी 1 है, किसी के बॉन्ड 2 है तो उसकी कोवेलेंसी कितनी होगी? 2। किसी की नंबर ऑफ बॉन्ड 3 है तो कोवेलेंसी कितनी होगी? 3। बट इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये डिपेंड्स है ना, ये जीरो फ्रैक्शनल नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो सकता है।
ठीक है। अब देखो इसमें कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, देखना जरा आप। बेटा जो लिखने का समय है वो वीडियो को पॉज करके फिर लिखना आप, क्योंकि मैं अगर टाइम दूंगा तो अननेसेसरी वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जहां ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहां थोड़ा टाइम देता हूं मैं। अगला अब सवाल आएगा, देखना जरा। एक कंपाउंड आपको दे रखा है और आपसे बोला डिफरेंस की बात कर रहा था वो। कोवैलेंसी नंबर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करती है, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 4। इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है और इसकी भी 4 है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं अगर अपन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन की, तो आप देखो कार्बन की ज़्यादा है हाइड्रोजन की, तो इस हिसाब से हाइड्रोजन अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, कार्बन खींचेगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है 2.5, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो एक माइनस, एक और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है एक और माइनस, 2 माइनस, कार्बन एक और खींच रहा है 3 माइनस, एक और खींच रहा है तो 4 माइनस। इसका तो कोवैलेंसी -4 आई ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? -4। उधर आओ, अब यहाँ कार्बन खींचेगा, यहाँ भी कार्बन खींचेगा, यहाँ भी कार्बन खींचेगा। कार्बन ने खींचा तो कितना आया यहाँ? 3 माइनस, लेकिन यहाँ Cl अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कितना आया? +1। टोटल करोगे तो कितना बचा? -2। उधर आओ, कार्बन खींचेगा, कार्बन खींचेगा, Cl खींचेगा, Cl खींचेगा, तो कार्बन ने खींचा तो -2, Cl ने अपनी खींचा +2, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ कितना आया? कार्बन ने खींचा -1, Cl ने 3 खींचा तो +3, टोटल कितना बचा? +2। यहाँ आओ, इसने अपनी ओर खींचा, कार्बन ने नहीं, Cl ने खींचा, Cl ने खींचा, Cl ने खींचा, Cl ने खींचा तो +4 ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि कोवैलेंसी नंबर ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड कर रही है, इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड 4 ही आए हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड नहीं कर रही है। सारे एटम्स में, सारे कंपाउंड में 4 ही बॉन्ड है, लेकिन फिर भी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आई है। नेगेटिव भी आ गई, 0 भी आ गई। अभी मैंने HN3 लिखवाया था, उसमें फ्रैक्शनल भी आई थी 1/3। क्लियर? तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी समाप्त। नोट कर लेना इसको, बाकी नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे।